हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में हमारे ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। बस लास्ट टॉपिक रहता है अपना रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। क्या होती है रोल्स थ्योरम? स्टार्ट करते हैं। रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट देखिए भाई, रोल्स थ्योरम की क्या है। फॉर एनी फंक्शन y is equal to fx in interval close a to b, function satisfy three condition. फंक्शन सेटिस्फाई थ्री कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन है वो? फंक्शन क्या होना चाहिए? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? इन क्लोज इंटरवल a टू b। इन क्लोज इंटरवल a टू b। और सेकंड क्या है? फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कंटिन्यूअस के साथ साथ क्या होना चाहिए? फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? इन ओपन इंटरवल a टू b। और साथ में थर्ड जो कंडीशन है, तो थर्ड कंडीशन ये है कि फंक्शन क्या होना चाहिए? f ऑफ a पर और f ऑफ b पर इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? कोई भी फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि इस पर रोल थ्योरम्स एप्लीकेबल हो सकती है, रोल थ्योरम उसको होल्ड करेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्लोज इंटरवल a टू b पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओपन इंटरवल a b पर, और फंक्शन का a पर और b पर दोनों पर क्या होना चाहिए? वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। देन रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी? सेटिस्फाइड हो जाएगी। देन देयर एग्जिस्ट at least a point c, x is equal to c, belongs to interval a to b। क्या करेगा वो? a to b इंटरवल के बीच में रहेगा और वहां पर क्या होगा? f डैश c इक्वल टू 0 होगा। ठीक है भाई, क्या कहा है हमने? अगर रोल्स थ्योरम इंप्लीमेंट होती है, एप्लीकेबल होती है, तो वहां पर एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा हमें जो क्या करेगा? इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा और वहां पर f डैश c क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। ये तो हुआ बेटा थ्योरेटिकली। ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन देखिए, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखिए इसका थ्योरम का क्या होगा। ये पहले ये स्टेटमेंट नोट कर लेना बेटा, उसके बाद ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन में देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास इस टाइप से कोई फंक्शन गिवन है। ठीक है भाई, इस टाइप से कोई फंक्शन गिवन है। ये आपके पास क्या है? a पर है, और ये आपके पास क्या है? b पर। तो a पर जो हाइट है उस पर की आपकी वैल्यू क्या होगी? f ऑफ a होगी, और b पर जो आपकी हाइट होगी वो क्या होगी? यहाँ पर फंक्शन ऑफ b होगी। तो यहाँ पर ये क्या है? फंक्शन यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल पर क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें शार्पनेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि a जब ये दोनों कंडीशन होती है और f ऑफ b a और f ऑफ b इक्वल होता है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ग्राफ पर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर क्या होगा? जहां पर टेंजेंट किसके इक्वल होगा? x एक्सिस के इक्वल होगा। ये कब बोला हमने? ऐसा तो नहीं बोला। नहीं, देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला है? f डैश c इक्वल टू 0। f डैश c का क्या मीनिंग है? dy बाय dx at x is equal to c। और dy बाय dx क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि क्या कहेंगे हम? यहाँ पर क्या है? टेंजेंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि इस पर हम क्या कर रहे हैं? टेंजेंट कर रहे हैं। अगर टेंजेंट इक्वल टू 0 है, टेंजेंट इक्वल टू 0 है, तो वो लाइन क्या होगी? x एक्सिस के पैरेलल होगी। x एक्सिस के पैरेलल क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर x अगर इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन देख रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 0 होगा। अगर y इज इक्वल टू 0 होगा तो dy बाय dx भी क्या होगा? 0 होगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं
कि रोल्स थ्योरम में क्या कहा जाएगा, रोल्स थ्योरम में कहा जाएगा कि फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो वहां पर क्या करेगा, उस इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर टेंजेंट क्या करेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम है। इसके बाद नेक्स्ट जो है अपने पास मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट क्या है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट देखिए बेटा इसकी। इसमें यह रोल्स थ्योरम से भी बेटर वे है किसी भी ग्राफ को स्टडी करने का। इसमें क्या कहा गया है, फॉर एनी फंक्शन y is equal to fx in interval a to b, in interval a to b, function satisfy two condition। वहां पर 3 कंडीशन थी, वहां से एक कंडीशन कम हो गई है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो वही वाली कंडीशन है बिल्कुल, इन क्लोज इंटरवल। और फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बस ये दो ही प्रॉपर्टी क्या है, इसको डिफाइन कर सकती हैं। ये ओपन इंटरवल पर डेरिवेटिव होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन LMVT शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। फिर क्या होगा, अगर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी, देन देयर एग्जिस्ट at least a point x is equal to c belongs to interval a to b that f dash c, लास्ट टाइम क्या था, इक्वल टू 0 था, लेकिन अब की बार क्या हो जाएगा, f of b माइनस f of a बाय में b माइनस a। ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है ये, फंक्शन किसी भी इंटरवल पर अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि फंक्शन कंटीन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो, तो वहां पर हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल कर सकते हैं। वहां पर हमें x = c एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होगा वो f of b माइनस f of a बाय में b माइनस a के इक्वल होगा। ये तो स्टेटमेंट हो गई। इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन देखिए बेटा क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है इसका, ज्योमेट्रिकली मीनिंग है कि आपके पास कोई भी किसी भी टाइप की क्या हो, कर्व हो। यहां पर सपोज कीजिए कि आपके पास ए पॉइंट था और ये आपके पास यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास बी पॉइंट है। अगर ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ ए बोलते हैं, और बी पॉइंट पर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ बी बोलते हैं। तो देखिए वहां पर क्या होना जरूरी था, वहां पर सेम हाइट का होना जरूरी था। यहाँ पर सेम हाइट का होना जरूरी नहीं है, कर्व कैसी भी हमारे पास हो सकती है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। क्या हमारा ए टू बी फंक्शंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल है। क्या यहाँ से यहाँ तक डिफरेंशिएबल है, हर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट है, बिल्कुल है। शार्पनेस कहीं पर भी नहीं है, फंक्शन नॉट डिफाइंड कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद अपने पास क्या होगा, अपने पास एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर टेंजेंट क्या होगा, जहां पर टेंजेंट इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के पैरेलल होगा। ये कब बोला हमने, देखिए हमने बोला कि f डैश c क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a इक्वल टू b माइनस a, यही बोला ना हमने। तो f डैश c का क्या मीनिंग है, f डैश c का मीनिंग है किसी c पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव मींस टेंजेंट, वो टेंजेंट किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इसका टेंजेंट कैसे निकलेगा, इसका टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1। अगर हम यहाँ देखते हैं x की वैल्यू a है और y की वैल्यू f ऑफ a है, यहाँ पर x की वैल्यू b है और y की वैल्यू f ऑफ b है। अगर हम यहाँ से डेरिवेटिव निकालना चाहें तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव निकलेगा f ऑफ b यानी y2 माइनस y1 कितना है आपके पास
एफ ऑफ ए एंड नीचे क्या आपके पास x2 माइनस x1, x2 कितना आपके पास b और x1 कितना आपके पास a, यानी कि सिंपली ये इसके पैरेलल होगा तो ये इसके इक्वल भी होगा, इन दोनों का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होगा कि a टू b हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हमारे पास उस इंटरवल पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर टेंजेंट उन दोनों पॉइंट को यानी दोनों इंटरवल को मिलाने वाले सेकेंड के इक्वल होगा, यानी f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय में b माइनस a होगा। तो इस टाइप से आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का और रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और स्टेटमेंट है। इसी के बेसिस पर हम लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर fx is equal to xk plus 2x minus 8 where x belongs to -4 to 2। यानी कि आपको क्या करना है, इस फंक्शन पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल करनी है। आपको पता है if the Rolle's theorem satisfied then that follows the three condition: function is continuous, function is differentiable and f of a is equal to f of b। if Rolle's theorem satisfied then function क्या होना चाहिए, continuous होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और थर्ड क्या होना चाहिए, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस किस पर होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए -4 to 2 इंटरवल पर, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इसके ओपन इंटरवल पर, और यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके पास, दैट मींस f ऑफ -4 इक्वल टू f ऑफ 2 होना चाहिए। फर्स्ट के लिए देखिए भाई, फर्स्ट कंडीशन में आपके पास क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी। देखिए fx जो यहां पर है, fx इज पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन क्या करता है, पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। पोलिनोमियल फंक्शन is continuous at every point। हाँ होता है वो, every point पर क्या होता है, continuous होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करना है। सेकंड डिफरेंशिएबल में क्या करेंगे हम, ये फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल भी होगा। every polynomial function is differentiable also। तो ये फंक्शन अपना जो है ये डिफरेंशिएबल भी होगा, किस पर होगा, ओपन इंटरवल ऑफ -4 to 2 पर होगा। तो fx is differentiable at -4 to 2। तो ये फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया। देन थर्ड कंडीशन के लिए देखिए भाई, थर्ड कंडीशन के लिए f ऑफ -4 की वैल्यू निकालेंगे। -4 आप इस पे पुट कर दीजिए, -4 का स्केल प्लस 2 इंटू -4 -8, -4 का स्केल हो जाएगा 16, ये कैलकुलेट होकर हो जाएगा -8, और ये भी कैलकुलेट होकर हो जाएगा -8, कैंसिल होकर अपनी वैल्यू आ जाएगी 0। सिमिलरली f ऑफ 2 पर फंक्शन क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 पर 2 का स्केल प्लस 2 इंटू 2 -8, 4 और 4 8 -8 दैट इज 0, यानी कि आपका f ऑफ -4 इक्वल टू f ऑफ 2 आ चुका है। तो फंक्शन ने तीनों वैल्यू सेटिस्फाई कर ली, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद फंक्शन का रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। रोल्स थ्योरम वेरीफाई होने के बाद एक कंडीशंस थी अपनी कि f डैश c इक्वल टू 0 होगा, और वहां पर c क्या करेगा, c इसके इंटरवल पर लाई करेगा, इसके इंटरवल के बीच में कहीं न कहीं पर एक पॉइंट होगा। तो f डैश c कैसे निकालेंगे भाई, फंक्शन का डेरिवेटिव कर लीजिए। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा x² का डेरिवेटिव 2x, और 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। अगर हम इसको f डैश c से रिप्लेस कर रहे हैं तो आपके पास x को रिप्लेस कर देंगे c से, बन जाएगा फंक्शन 2c + 2। अब f डैश c को इक्वल टू क्या रखना है, 0 रखना है।
जीरो रखने के बाद आपके सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाएगी -2/2 दैट इज -1। और -1 क्या करेगा, -1 बिलोंग करेगा हमारा इंटरवल -4 to 2 के बीच। तो यानी कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होने के बाद जो लास्ट कंडीशन थी अपनी वो भी सेटिस्फाई हो जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा सी जो इस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, और -1 -4 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। सो यहाँ पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो जाती है और यहाँ पर सी की वैल्यू रहेगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जामिन इफ द रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर ऑफ x, इंटरवल गिवन है आपके पास x बिलोंग्स टू 5 to 9, और दूसरे पास आपके पास फंक्शन है सेकंड में fx इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन -2 से 2 इंटरवल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास fx इज इक्वल टू x² -1 और आपके पास वहां पर x इंटरवल है 1 to 2। तो यहाँ पर देखिए भाई, अगर रोल्स थ्योरम में से इन तीनों कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई ना हो, अगर एक ने भी मना कर दिया तो फंक्शन में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो सकती, ठीक है। और आपको पता है कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस तो होता है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि उसके ग्राफ में क्या होती है, शार्पनेस होती है, और जिस पॉइंट पर शार्पनेस होगी उस पॉइंट पर मोर देन वन टेंजेंट हो जाएगा, और मोर देन वन टेंजेंट होने के कारण वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो रहेगा आपके पास फर्स्ट पार्ट में फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा, और नॉट डिफरेंशिएबल होने के कारण सॉरी मॉडुलस फंक्शन के लिए हमने बता दिया, ग्रेटर इंटीजर फंक्शंस के ये जो बातें बताई है हमने वो मॉडुलस फंक्शन के लिए बताई है भाई। मॉडुलस फंक्शन के लिए आपका ग्राफ जो रहेगा वो शार्पनेस रहेगा। अगर मैं ग्रेटर इंटीजर की बात करूं तो ग्रेटर इंटीजर का फंक्शन को क्या करेगा, बीच में ब्रेक देगा, यानी कि वो इंटीजर वैल्यू पर क्या कर देगा, ब्रेक दे देगा। ब्रेक देने के कारण फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा तो उसके ऊपर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो सेकंड का बेटा कोई भी पार्ट आपका रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं करेगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या रहेगा, थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने दिया है इफ f of x -5 to 5 से रियल नंबर तक डिफरेंशिएबल है देन f dash x does not vanish anywhere then prove that f of -5 does not equal to f of 5। इन्होंने थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली कंटीन्यूअस तो होगा ही होगा, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। तो यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि फंक्शन कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो फिर वो कह रहा है कि f dash x जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है। अगर f dash x अगर 0 नहीं है तो वो एक ऐसा पॉइंट नहीं निकालेगा कि f dash c इक्वल टू 0 हो, यानी रोल्स थ्योरम उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगी। अगर रोल्स थ्योरम इंप्लीमेंट नहीं होगी, ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई है, तो किस कंडीशन ने मना किया होगा, उसको थर्ड कंडीशन ने मना किया होगा, यानी कि उसका क्या होगा वहां पर f of a इक्वल टू f of b नहीं होगा। अगर f of a इक्वल टू f of b नहीं होगा तो फंक्शन कहां से कहां तक वैलिड था भाई, फंक्शन -5 to 5 रियल नंबर था, तो यहां पर हम कहेंगे कि फंक्शन ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5। और आपको प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था कि फंक्शन ऑफ -5 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5। ठीक है भाई, तो इस टाइप से आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल करनी है। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मीन वैल्यू थ्योरम का करवा देता हूँ, उसके बाद हमारा लास्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए बेटा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे फोर्थ क्वेश्चन को ही डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -4x -3। यानी कि क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है कि फंक्शन जो है वो x स्क्वायर -4x प्लस -3 है। अगर आपके पास फंक्शन ऐसा है, उसके बाद देखिए किस इंटरवल पर है ये, इंटरवल a टू b, और a की वैल्यू आपको दे रखी है 1 और b की वैल्यू दे रखी है आपके पास 4। अगर लाइबनिट्ज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होगी तो फंक्शन क्या करेगा, टू कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फंक्शन सेटिस्फाई टू कंडीशन, फंक्शन इज continuous,
फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, और सेकंड क्या रहेगा, फंक्शन क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ये, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या करता है, एवरी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर fx जो है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। fx माइनस 4x माइनस 3, अगर मैं इस फंक्शंस को बनाऊं तो इस टाइप से बनेगा, और इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा 3 और 1, यानी पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 3। तो इस टाइप से आपका ये कॉनिकली इस टाइप से बनेगा ग्राफ, और ये ग्राफ क्या करेगा, ये बताएगा कि ये फंक्शन जो है ये इस पॉइंट पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 1 to 4। 1 to 4 के लिए फंक्शन क्या रहेगा अपने पास, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। 1 to 4 के लिए कॉन्टिन्यूअस रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर हम देखें x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 4 तक, अगर हम देखें यहां से यहां तक जो फंक्शन रहेगा, वो फंक्शन का ग्राफ कोई भी शार्पनेस नहीं दे रहा है, शार्पनेस नहीं दे रहा है, तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा। अदरवाइज अपने फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2 में डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी भी पढ़ रखी है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल और राइट हैंड डिफरेंशिएबल, उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो। उसके बाद आ जाएगा आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा और कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो रोल्स थ्योरम उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर रोल्स थ्योरम इंप्लीमेंट हो जाती है तो वहां पर c एक ऐसा पॉइंट होगा जो क्या करेगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय में b माइनस a के इक्वल होगा, और वहां पर जो c पॉइंट आएगा वो c कहां लाई करेगा, वो a से b के बीच इंटरवल पे लाई करेगा। तो यहां पर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f ऑफ x क्या हो जाएगा आपके पास, f ऑफ x हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और यहाँ पर 4x का डेरिवेटिव माइनस 4 हो जाएगा। तो आपके पास f डैश c क्या हो जाएगा, 2c माइनस 4। f ऑफ b कितना हो जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, यानी कि f ऑफ 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस 3। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस 3। f ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1, 4 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 1 4, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 7 में से 1 चला जाएगा तो आपके पास माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए f ऑफ c की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2c माइनस 4 इक्वल टू f ऑफ b कितना है, f ऑफ b आपके पास है माइनस 3 माइनस 6 बाय में b माइनस a, b की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर अगर हम करें तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 6 में से माइनस 3 जाएगा तो पॉजिटिव 3 आ जाएगा, और 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर क्या आ गया 1, माइनस 4 इक्वल से उधर चला जाएगा, माइनस 4 इक्वल से उधर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, यानी कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, और 5/2 क्या करेगा, 1 से 4 इंटरवल के बीच में लाई करेगा। सो वी कैन से दैट इस फंक्शंस पर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो इंप्लीमेंट हो जाती है, और x की c की वैल्यू वहां पर क्या आती है 5/2। तो इस टाइप से आपने रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इस टाइप से बेटा अपना चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अगर यहाँ से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकता है, और फोन करके भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। Hello student, today we are going to start the chapter number 6, that is application of derivative. Application of derivative में हम किन किन टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं वो देखिए बेटा। चैप्टर नंबर 6 है अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम चैप्टर 5 से डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, अब उनकी एप्लीकेशन पढ़नी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऐसा चैप्टर है जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे भाई। तो यहाँ पर देखिए पहला जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी।
ठीक है भाई। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें, वो पढ़ने वाले हैं मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी में क्या पढ़ेंगे हम, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है भाई। थर्ड जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसमें पढ़ेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है भाई। उसके बाद फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, यानी रूट्स वैल्यू। उसके बाद फिफ्थ में हमें पढ़ने वाला है मैक्सिमा और मिनिमा। बेटा ये जो चैप्टर है कंपटीशन एग्जाम की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड की तरफ से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक टॉपिक जो इसका है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो अच्छे से हमने इस चैप्टर को करना है और ये चैप्टर हमारा डिफरेंशिएशन को बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना देगा। अब इसके बाद देखिए चैप्टर 6 से जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे मैं कह रहा हूं कि y का चेंज अगर हम x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, dy by dx। तो यहाँ पर क्या है भाई, अगर हम y का x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, वेरिएबल x है। देखिए मैं आपको क्या दे देता हूँ, मैंने दे दिया आपको 3ax² और मैंने कह दिया कि इसका dy by dx निकालेंगे। जब हम इसका dy by dx निकालेंगे तो यहाँ पर a एज ए कांस्टेंट काम करेगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6ax आ जाएगा। अगर मैं यही y को a के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करना चाह रहा हूं तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, 3x²। अपने पास अब की बार वेरिएबल क्या है, अब की बार वेरिएबल a है तो a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और x² और 3 ये हमारे पास कांस्टेंट ऐसे कैसे रहेगा, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x²। तो इस टाइप से आपका डेरिवेटिव ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर निकालते हैं। जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालना है उसी के रिस्पेक्ट में हमने उसका डेरिवेटिव करना होता है। ठीक है, हम टॉपिक 1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 में 6.1 स्टार्ट करने से पहले भी हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। जैसे हमने 2D और 3D के बारे में जो पढ़ा है, 2D में जैसे हमारे पास फिगर रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्राइजेशियम, इनका पैरामीटर और एरिया का जो भी रिलेशन होता है, जो भी फॉर्मूला होता है वो सभी आपको पता होने चाहिए। एक बार वो रिकैप कर लेना बेटा। और 3D में हमारे पास जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ये जितने भी आप लोगों के पास 3D फिगर थे इनका क्या निकालना होता है हमें, या तो सरफेस एरिया टू टाइप का होता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और साथ में इसका वॉल्यूम। तो ये इनके साथ किसी के रिस्पेक्ट में चेंज करवाएगा और हमसे पूछेगा कि अगर ये इस टाइप से चेंज हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटी किस टाइप से चेंज होगी। तो इस टाइप के हमें 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 6.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या गिवन है वहां पर। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या गिवन है भाई, रेडियस आपको गिवन है और जो एरिया का चेंज निकालना है वो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। तो देखिए वैसे लेट रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, r ले लिया हमने, r सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ सर्कल है अपने पास पाई r², ये होता है। लेकिन हमने क्या निकालना है, एरिया को हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a से। तो a आपके पास अगर ये है पाई r², हमने क्या करना है, चेंज निकालना है किसका, एरिया का, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। तो हमने r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है और r के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r, क्या हो जाएगा 2 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इन्होंने r की वैल्यू भी हमें दे रखी है तो यानी कि चेंज जब रेडियस इतनी होगी तो कितना चेंज होगा वो आपको बताना हो तो देखिए फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है कि r की वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं
तो डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, आर की जगह पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर रेडियस आपके पास 3 सेंटीमीटर होगी तो उसका जो चेंज आर के रिस्पेक्ट में होगा तो वो इतना चेंज हो जाएगा। अगर आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी तो यहाँ पर 4 पुट हो जाएगा, 4 टू जा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर उसका चेंज हो जाएगा। रेडी, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या कर रहा है भैया, ये कह रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है ना। अगर चेंज हो रहा है तो आपको रेट ऑफ चेंज गिवन है, रेट ऑफ चेंज गिवन है तो इट मींस आपको क्या करना, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ डीवी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर सेकेंड के रिस्पेक्ट में चेंज है तो वो हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है, तो आपको क्या गिवन है dv by dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या कह रहा है वो कह रहा है कि हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि सरफेस एरिया कितना चेंज होगा अगर एज मींस हम एज को ए ले लेते हैं, ए अगर आपका क्या हो 12 सेंटीमीटर हो। अब यहां पर देखिए एज लेट एज ऑफ क्यूब ले लिया हमने ए सेंटीमीटर और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम वॉल्यूम का चेंज निकाल रहे हैं, किसके वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम है यहाँ पर ए क्यूब। अगर मैं वॉल्यूम का चेंज निकाल रहा हूं टी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकल जाएगा, कैसे निकलेगा ये। अब की बार हमारे पास v = a क्यूब होने के कारण यहाँ पर t कोई वेरिएबल नहीं है। अगर t वेरिएबल नहीं है तो हमारे पास v भी वेरिएबल है और a भी वेरिएबल है। v का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा dv/dt, और a क्यूब का कितना हो जाएगा, पहले पावर का हो जाएगा 3a², और फिर क्या होगा a का होगा तो कितना हो जाएगा dA/dt हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको dv/dt की वैल्यू पता है कितनी है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, तो आप यहाँ पर 8 पुट कर दीजिए और यहाँ से 3a² इसके डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि आपके पास a का चेंज t के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, a का चेंज t के रिस्पेक्ट में आ गया 8/3a²। अगर ये हमसे पूछता कि एज टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है, तो एज का जो चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में वो आ जाता अपना 8/3a²। a की जो भी वैल्यू देता वो यहाँ पर हम पुट कर देते, लेकिन ये हमसे पूछ क्या रहा है, सरफेस एरिया का चेंज। तो सरफेस एरिया कितना होता है भाई क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a²। अगर सरफेस एरिया ये है 6a² तो इसका चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे इसका डेरिवेटिव करने के बाद कितना आ जाएगा 12a into dA/dt, और dA/dt की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, यहाँ से हम पुट कर देंगे तो 12a into ये कितना हो जाएगा 8/3a², कितना हो जाएगा 8/3a²। एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, 3 से 4 12 कैंसिल हो जाएगा, 8 4 जा 32 अपॉन में a, कितना आ जाएगा भाई 8 4 जा 32 अपॉन में a सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये चेंज जो हो जाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो r की वैल्यू भी इन्होंने a की वैल्यू भी हमें इन्होंने दे रखी है 12, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे तो परफेक्ट वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी यहाँ पर 4 3 जा 4 8 जा, यानी 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसके सरफेस एरिया का चेंज होने वाला है। ठीक है भाई, तो इस टाइप से आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।